नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। इसके जो मुख्य वित्तीय सिद्धांत हैं उन पे थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद है कि जो दो अलग अलग सोच वाले डैड्स की बात लेखक ने की है, गरीब डैड और अमीर डैड, उनके नजरिए का फर्क समझें। और ये भी देखें कि ये सिद्धांत असल जिंदगी में मतलब प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं। सही। तो आइए इसे खोलकर समझते हैं। कहानी शुरू होती है दो पिताओं से जिनकी सोच पैसों को लेकर बिल्कुल अलग थी। एक थे लेखक के अपने पिता, पढ़े लिखे, जिन्हें वो गरीब डैड कहते हैं। हाँ, जिनका मानना था कि भाई अच्छी पढ़ाई करो, एक सुरक्षित नौकरी पकड़ो और बस जिंदगी सेट है। एकदम पारंपरिक सोच। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता, अमीर डैड। वो कम पढ़े लिखे थे लेकिन एक सफल व्यवसायी थे। उनका फंडा बिल्कुल अलग था। क्या था उनका फंडा? उनका कहना था कि सिर्फ तनख्वाह के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखो। मतलब पैसा आपके लिए और पैसा बनाए। ये एक बड़ा फर्क है सोचने में। एक तरफ पैसा मतलब खर्च करने की चीज, दूसरी तरफ पैसा मतलब निवेश का जरिया। बिल्कुल। और यहीं से लेखक को आप कह सकती हैं वित्तीय स्वतंत्रता का पहला पाठ मिला, एक अलग ही रास्ता दिखा। इसी रास्ते पर अगला अहम पड़ाव आता है संपत्ति और देनदारी का फर्क समझना। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग संपत्ति जमा करते हैं जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग देनदारियां जमा करते हैं, अक्सर उन्हें संपत्ति समझकर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। जैसे ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका घर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। हाँ, यहीं पर अमीर डैड का नजरिया काम आता है। उनके हिसाब से संपत्ति यानी एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, मतलब उससे आपको नियमित आय हो। जैसे उदाहरण दे सकती हैं? जैसे किराए पर दी गई कोई प्रॉपर्टी, या ऐसे शेयर्स जिनसे डिविडेंड मिलता हो, कोई छोटा बिजनेस जो आपको मुनाफा दे रहा हो। ये सब संपत्तियां हैं क्योंकि ये कैश फ्लो मतलब नकदी का प्रवाह आपकी तरफ ला रही हैं। अच्छा, और देनदारी यानी लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। सिंपल। जैसे कि कार का लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल। बिल्कुल। यहाँ तक कि आपका अपना घर जिस पर बड़ा लोन चल रहा है, जिसके रख रखाव में पैसा जा रहा है और उससे कोई आमदनी नहीं हो रही, वो भी टेक्निकली एक देनदारी है। ओह, ये तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है। तो मूल बात यह है कि ऐसी चीजें खरीदें जो पैसा कमा कर दें, न कि ऐसी जो सिर्फ पैसा खर्च करवाएं। एकदम सही। अमीर बनने का यही मूल मंत्र है, ज्यादा से ज्यादा आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियां बनाना। ठीक है, तो ये समझ आया। अब कियोसाकी अगला कदम क्या बताते हैं? सिर्फ संपत्ति और देनदारी समझना काफी है? नहीं, इसके बाद वो कहते हैं अपना व्यवसाय संभालें, यानी माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत नौकरी छोड़ दें। तो फिर क्या? इसका मतलब है कि अपनी नौकरी तरते हुए भी अपनी कमाई का एक हिस्सा, मान लीजिए 10% या 20%, निकाल कर ऐसी संपत्तियों में लगाना शुरू करें जो हमने अभी डिस्कस की, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अपना कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस। अच्छा, मतलब नौकरी आपके आय का स्रोत है लेकिन आपका असली बिजनेस आपकी वो संपत्तियां हैं जिन्हें आप बना रहे हैं। हाँ, लक्ष्य ये होना चाहिए कि धीरे धीरे इन संपत्तियों से होने वाली आय इतनी बढ़ जाए कि वो आपके खर्चों को पूरा कर सके और शायद एक दिन आपकी नौकरी की तनख्वाह से भी ज्यादा हो जाए। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये इतना आसान है? अक्सर लोग निवेश करने से डरते हैं या समझ नहीं पाते। बिल्कुल सही कहा। यहीं पर आती है वित्तीय शिक्षा यानी फाइनेंशियल लिटरेसी की बात, और साथ ही हमारी अपनी भावनात्मक बाधाएं। वित्तीय शिक्षा मतलब? जैसे बैलेंस शीट समझना, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना। हाँ, ये सब बुनियादी चीजें। आपको पता होना चाहिए कि पैसा आ कहां से रहा है, जा कहां रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती होती है हमारी भावनाएं, जैसे निवेश करने का डर कि पैसा डूब गया तो। हाँ, डर, या फिर हर मौके पर शक करना कि कहीं ये स्कैम तो नहीं। आलस्य, टालमटोल करना और कुछ खराब आदतें जैसे बजट न बनाना, फिजूल खर्ची करना, ये सब रोकती हैं हमें। तो इन भावनात्मक बाधाओं से कैसे निपटा जाए? इसका एक तरीका है ज्ञान बढ़ाना। जानकारी डर को कम करती है। दूसरा, छोटे कदमों से शुरुआत करना। एकदम से बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे सीखें और आगे बढ़ें, अच्छी आदतें डालें। ये सीखने वाली बात पर एक और सिद्धांत याद आता है उनका, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि सिर्फ ज्यादा सैलरी वाली नौकरी के पीछे मत भागो। ऐसी नौकरियां चुनो जहां आप जरूरी स्किल्स सीख सको। कैसे स्किल्स? जैसे सेल्स यानी बेचना, कम्युनिकेशन यानी बातचीत का हुनर, लोगों को मैनेज करना, मार्केटिंग, अकाउंटिंग।
ये वो स्किल्स हैं जो आपको भविष्य में अपना बिजनेस खड़ा करने या बेहतर निवेश करने में मदद करेंगे। मतलब ये स्किल्स लंबे समय में शायद उस ऊंची तनख्वाह से भी ज्यादा कीमती साबित हो हैं। निश्चित रूप से ये आपको सिर्फ एक कर्मचारी बने रहने से आगे ले जाते हैं। और ये सब हमें एक और जरूरी चीज पर लाता है, लंबी अवधि की सोच। बिल्कुल। अमीर डैड और गरीब डैड की सोच में ये एक और बड़ा फर्क था। गरीब डैड तात्कालिक सुरक्षा चाहते थे, आज की तनख्वाह, आज का आराम। जबकि अमीर डैड लंबी अवधि के फायदों पर फोकस करते थे। वो आज थोड़ा रिस्क लेने, थोड़ा इंतजार करने को तैयार थे ताकि कल बड़ा मुनाफा कमा सकें। इसे हम कह सकते हैं तात्कालिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। मतलब आज की छोटी छोटी खुशियों को टालना ताकि भविष्य में बड़ी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल हो सके। जैसे 5 साल का लक्ष्य बनाना कि संपत्ति से होने वाली आय तनख्वाह के बराबर हो जाए। हाँ, यही है दीर्घकालिक सोच। और ये सिर्फ पैसों के मामले में नहीं, जिंदगी के हर पहलू में जरूरी है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? मेरे ख्याल से मुख्य बातें हैं असली संपत्ति बनाने पर ध्यान देना, देनदारियों से बचना, लगातार सीखते रहना, सिर्फ अकादमिक ज्ञान नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स भी, और वित्तीय शिक्षा हासिल करना। हाँ, अपनी भावनाओं पर काबू पाना। हाँ, और सबसे जरूरी एक लंबी अवधि का नजरिया रखना, आज के छोटे फायदों के बजाय कल की बड़ी तस्वीर देखना। यानी वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोच बदलने, लगातार सीखने, कैलकुलेटेड रिस्क लेने और धैर्य रखने के बारे में है। ये अमीर डैड की तरह सोचने का तरीका अपनाने के बारे में है। इस पूरी चर्चा से एक अहम सवाल मन में आता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। किताब कैश फ्लो बनाने वाली संपत्तियों पर बहुत जोर देती है। हाँ? तो इसे ध्यान में रखते हुए कोई व्यक्ति आज अपनी मौजूदा खर्च या बचत की आदतों का मूल्यांकन कैसे कर सकता है, ताकि भले ही छोटे पैमाने पर ही सही, वो अमीर डैड के दर्शन के साथ थोड़ा तालमेल बैठा सके। कैसे वो पहला कदम उठा सकता है?